भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत को एक सूत्र में बांधती है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं, कला, संगीत, साहित्य और दर्शन को लोगों के सामने लाने की एक कोशिश है हमारी ये विशेष प्रस्तुति संस्कृति संवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम की झलकियों के साथ। असम के गुवाहाटी में 10 दिवसीय उत्सव ओइतिज्या का भव्य आयोजन हुआ। हर एक अखाड़े की चयन प्रक्रिया अपने आप में भिन्न होती है। जैसे हमारे देश की लोकशाही है। Unless you actually read and absorb and feel the fascination of the power. रंगेश्वर महादेव मंदिर गांव के लोगों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। झलकियों से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में आपके लिए क्या क्या खास हम लेकर आए हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां का और नजर डाल लेते हैं बीते दिनों हुए कुछ महत्वपूर्ण आयोजनों पर। वाराणसी में काशी की संगीत परंपरा पर आधारित कार्यक्रम नाद यात्रा का आयोजन हुआ। इसका आयोजन आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और संस्कार भारती की काशी महानगर इकाई द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत और मंच कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह और विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री अभिजीत गोखले उपस्थित रहे। इस दौरान कुटुंब संस्था से संबद्ध बच्चों ने लघु नाट्य अहिलाबाई की मनोरम प्रस्तुतियां दी। वहीं युवा कलाकार प्रत्युष मेहता ने विभिन्न रागों में सुमधुर वंशी वादन किया। उनके साथ तबले पर संगत पीयूष कुमार ने दी। नाट्यम प्रस्तुति के अंतर्गत प्रसिद्ध कथक कलाकार गौरव मिश्रा और मधुरिमा मिश्रा ने युगल नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। असम के गुवाहाटी में 10 दिवसीय उत्सव ओइतिज्या का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम को आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने असम के संग्रहालय निदेशालय और असम सरकार के स्वदेशी एवं जनजातीय आस्था और संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में असम सरकार में स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति मंत्री श्री जोगेन मोहन मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि असम सरकार में आईटीएफसी विभाग के सचिव रंजन शर्मा थे। कार्यक्रम में कॉटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र डेका और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पद्मश्री डॉक्टर हेमचंद्र गोस्वामी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी द्वारा निर्मित और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी द्वारा निर्देशित विशेष वृत्तचित्र मास्क आर्ट ऑफ माजुली की स्क्रीनिंग भी की गई। 10 दिवसीय उत्सव के दौरान विभिन्न पैनल चर्चाओं, व्याख्यानों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। तो ये थी साप्ताहिक सुर्खियां। अब बात करते हैं संगीत की।
भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। गायन हो या नृत्य, दोनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वाद्य यंत्र जरूरी हैं। इनकी संगत के बिना नृत्य और गीत अधूरे हैं। संगीत कला में प्राचीन काल से ही वाद्यों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तानपुरा, वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, रबाब, सारंगी, बांसुरी, ये सब वाद्य यंत्र मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रबाब भारतीय संगीत का अनूठा वाद्य यंत्र है। रबाब की झनकार मानो जैसे वादियों की महक बिखेरती हो। इसे सरोद का पूर्वज माना जाता है। रबाब का उपयोग सूफी संगीत, भक्ति गीतों और लोक धुनों में किया जाता है। सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं प्रसिद्ध रबाब वादक अब्दुल हमीद भट्ट की मनमोहक प्रस्तुति। तो चलिए सुनते हैं अब्दुल हमीद भट्ट को। पूरा विश्वास है कि अब्दुल हमीद भट्ट के रबाब वादन ने आपको वादियों की सैर करा दी होगी। ऐसा लगता है कि मानो इसकी हर झनकार एक कहानी गुनगुनाती है। बहरहाल हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं अखाड़ा की। अखाड़ा का संबंध सिर्फ कुश्ती से नहीं है, भारत में अखाड़ा धर्म से भी जुड़ा है। धार्मिक अखाड़े अध्यात्म, अनुशासन और अनूठी जीवन शैली का एक ऐसा रूप है जो दुनिया में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। धार्मिक अखाड़े प्राचीन धार्मिक परंपराओं, योग, साधना, धर्म और आध्यात्मिकता के प्रसार का केंद्र है। ये संतों, महंतों और साधुओं के संगठन हैं जो धार्मिकता और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अखाड़ों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है।
ये मुख्य रूप से आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे, जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संत समाज को संगठित किया। महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों में अखाड़ों का विशेष महत्व है। भारत में लगभग 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो अपनी अनूठी पहचान और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। भारत में नागा साधु और उनके अखाड़े एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागा साधु शिव भक्त होते हैं। तो आइए आज सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में आपको दिखाते हैं शैव अखाड़ों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सनातन धर्म संस्कृति जीव कल्याण का उच्च भाव लिए निरंतर जल प्रवाह सी बहती है। जल जीवन का आधार है और धर्म जीवन का श्रृंगार है। वैदिक युग से ही ऋषि मुनियों की तपस्या से अर्जित प्रज्ञा से सुसज्जित सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पोषित करता रहा है। ये धर्म से ज्यादा एक जीवन का मार्ग है। आक्रांताओं से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भविष्य दृष्टा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की। वैदिक और पौराणिक कुंभ और कल्पवास के धार्मिक महोत्सव को संचालित करने का उत्तरदायित्व भी अखाड़ों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को पाने के लिए सुर असुर संग्राम के समय जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकी थी, वहीं पर ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ के अवसर पर ही सनातन हिंदू धर्म के मुख्य संवाहक अखाड़ों की झांकी जनसाधारण को दृष्टिगोचर होती है। इनका समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस दृष्टि से ये विचार किया गया कि अखाड़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पूरा दस्तावेजीकरण होना चाहिए, जिससे कि ये मालूम पड़े कि अखाड़े कैसे शुरू हुए, इनकी क्या परंपराएं हैं, कैसे इसमें व्यक्ति का चयन होता है, क्या काम दरअसल किया जाता है, क्या इनके विधि विधान हैं और समाज में या देश के निर्माण में इनका क्या योगदान है, इसका एक पूरा दस्तावेजीकरण हो जाए। लगभग 1300 सालों में 13 अखाड़े बनाए गए। 6ठी शताब्दी में पहला अखाड़ा बनाया गया था और 18वीं शताब्दी में अभी तक के अंतिम अखाड़े की स्थापना की गई। इन 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े शैव संप्रदाय, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय, 2 अखाड़े उदासीन और 1 अखाड़ा निर्मल अखाड़े के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। शैव संप्रदाय के अंतर्गत 7 प्रमुख अखाड़े आते हैं: आह्वान, अटल, निर्वाणी, आनंद, निरंजनी, अग्नि, जूना। इस गूढ़ इतिहास रखने वाले अखाड़े की 7वीं शताब्दी में स्थापना हुई। आह्वान अखाड़े का मुख्य बिंदु अर्थात केंद्र स्थान वाराणसी है और इसके फैलाव की शाखाएं हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर तक फैली हुई है, जो इसके अस्तित्व को पहचान देती है। हर एक अखाड़े की चयन प्रक्रिया अपने आप में भिन्न होती है। जैसे हमारे देश की लोकशाही है, उसी हिसाब से यहाँ लोकशाही सिस्टम है। अलग अलग प्रांत के अलग अलग अखाड़ों के जो महात्मा होते हैं, 16 मेंबर होते हैं। वही चयन समिति के जो सीनियर पुराने लोग होते हैं, जो अखाड़े की व्यवस्था को ज़्यादा जानते हैं, वही लोग आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं। उनके बारे में, उस व्यवस्था के बारे में उनको दीक्षा शिक्षा करते हैं और उनको फिर सौंप देते हैं आगे चलने के लिए। अटल अखाड़े का मुख्य स्थान वाराणसी की पवित्र भूमि है। 8वीं शताब्दी में अटल अखाड़े की स्थापना का आगाज हुआ और इसकी पहचान साधु संत और महामंडलेश्वर कहे जाते हैं। इस अखाड़े की शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर के साथ साथ काशी, आजर और वडोदरा में भी फैली हैं, जो इसकी महत्ता को बताती हैं। 605 ईस्वी में अटल अखाड़े की स्थापना हुई थी। अखाड़ों का मेन पर्पज यही है कि उस प्राचीन परंपरा को चलाना और
सनातन धर्म के लिए स्थापना करना, जीवों के प्रति उन्हें जागृत करना कि तुम एक्चुअली शरीर क्या है और सदैव रहने वाली आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जीवों को जागृत, शरीर की अपेक्षा जीव को जागृत करना। तो अभी आपने देखी अखाड़ों को दर्शाती हुई अनूठी डॉक्यूमेंट्री। अब बात पत्रकारिता की, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। पत्रकारिता सिर्फ खबरों को प्रकाशित करने और दिखाने का काम नहीं है, बल्कि ये सच को उजागर करने और समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। एक सच्चा पत्रकार निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आज विशेष साक्षात्कार में हम आपको मिलवा रहे हैं देश के प्रतिष्ठित पत्रकार एमजे अकबर से, जो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो द एशियन एज, संडे और द टेलीग्राफिक के साथ कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संस्थापक संपादक भी रहे। उन्होंने कई उत्कृष्ट पुस्तकें भी लिखी जो काफी चर्चित रहीं। तो आइए आज इस सेगमेंट में देखते हैं उनसे हुई लंबी बातचीत के कुछ अंश। So when did it first occur to you that you might become a journalist? At what age? When you were reading the paper, The Statesman, I believe, that time, or listening to All India Radio? No, certainly not listening to All India Radio, because radio wasn't a means available in the school, and I was in boarding school. But yes, the newspaper was available, and I think we got into the newspaper habit very, very, very early. Writing is basically a function of reading. And I not mean people understand that unless you actually read and absorb and feel the fascination of the power of information. I would not go so far as to say knowledge, because knowledge requires perhaps much more than newspaper reading, but information, and information builds your interest in the environment. Environment creates questions in the mind, and questions in the mind inevitably provoke you to think of answers. And once you start thinking of answers, then the temptation, perhaps there is a mild amount of egotism involved even at that age, but this desire to write the answers, to find the solutions, then, or to even analyze, becomes basically the foundation stone of writing. And I think it is funny, we were all in Calcutta Boys School. At that time, I recall, the first glimmer of a byline came in the letters to the editor. And we started writing, and I think it became hilarious. I think this was in class 9, I know that I was writing, and then in class 10 there came a point where every single letter published in the Statesman on that particular day had been written by one of us in our class. That was funny, but that is the kind of peak of competition within. And I think fortunately around that time the Statesman started publication, a magazine called JS. But before that, Junior Statesman in the beginning? It's JS always. Junior Statesman is what it was sort of became known as, but some people called it, but it was always JS. But before that, the temptation, or not very unprofessional, I must say, the temptation to earn 10 rupees by getting something published in a magazine in Bombay called Mirror was very high. And that grew, the JS appeared, but I think the turning point, if you may say, I was still in class 11. I had not done my senior Cambridge, but I wrote a piece about Telnipada, about a sage in Telnipada who had come, a wandering holy man who took shelter
under our local banyan tree. And I remember, I wrote it certainly, that it was raining, and the sage said very wisely that the banyan tree is an extremely powerful symbol or metaphor, because when it rains it gives you shelter, but after it stops raining it actually makes you wet, because the water keeps dripping off the leaves. And anyway, I found it nice enough as an idea. I took it to the Statesman, and lo and behold, it was published in a section of the edit page called Now and Again. And miraculously, a little later, a check of 50 rupees arrived at my home. My father couldn't believe that anyone could get paid 50 rupees for anything in words, and he never cashed the check, because he believed that if he actually claimed that his son had been given 50 rupees, nobody would believe him. So he would carry that check around to... Anyway, I think this was a very important part of the journey towards choosing. I quickly got choosing journalism as a profession. In fact, my first job that I got, and since I'm discussing my father, who remains a very powerful memory in my life, I remember my first job that I got was as senior management trainee in DCM. And that was huge. Among the two top jobs, it was either Hindustan Lever or DCM at the time. Starting salary was something enormous, 1250 rupees for 1970. तो अभी आपने सुना प्रसिद्ध पत्रकार एमजे अकबर को। अब बात संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की, जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशेष लोक कला और परंपरा से। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत देश के सारे गांवों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर में आज जानिए गुजरात के गांव मोटा गुंडा के बारे में। आज से 50 साल पहले एक गांव के हर घर में शौचालय होने की बात सुनकर आश्चर्य होगा। लगेगा कि बात किसी विदेशी गांव की हो रही है, लेकिन ये मुकाम हासिल किया था गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले के एक छोटे से गांव मोटा गुंडा ने। मोटा गुंडा गांव की कुल जनसंख्या 2321 है। मोटा गुंडा गांव की साक्षरता दर 74.03% है। गांव में एक प्राइमरी विद्यालय और एक हाई स्कूल तक का विद्यालय सुचारू रूप से शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। साथ ही बच्चों की देखभाल के लिए गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी मौजूद है। मोटा गुंडा गांव के निवासी आजीविका के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। गांव के कुछ निवासी दुकानदारी, लघु उद्योगों, मजदूरी और नौकरी से जीवन यापन करते हैं। मोटा गुंडा गांव के सभी घर पक्के बने हुए हैं। बिजली, रसोई गैस, स्वच्छ पानी और शौचालय की सुविधा गांव के हर घर में मौजूद है। गांव में एक प्राथमिक सेवा केंद्र मौजूद है। यहां पर गौशालाएं, नवरात्रि मंडल, मंदिर ट्रस्ट और रक्तदान शिविर जैसे कैंप का आयोजन करवाते रहते हैं। मोटा गुंडा गांव के लोग खेती के जैविक तरीकों को अपनाते हैं। मोटा गुंडा में गन्ना, मूंगफली, गेहूं और तिल की खेती प्रमुखता से की जाती है। मोटा गुंडा गांव के पास स्थित रंगेश्वर महादेव मंदिर गांव के लोगों के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां सावन के महीने में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं
आज मोटा गुंडा गांव आधुनिकता के साथ स्थानीय निवासियों के प्रयासों से मोटा गुंडा गांव विकास की नई परिभाषा लिखने के लिए अग्रसर है। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने सजेशंस आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जहां पर आप परिचित होंगे भारतीय संस्कृति के अनूठे पहलुओं के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।